इस वक्त जब बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस वक्त लगता था एक बहुत ही सीमित दायरे में मैं पढ़ा रहा हूँ जी। इस वक्त लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को मैं पढ़ा रहा हूँ, ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं और जितने ज़्यादा सामने श्रोता होते हैं वक्ता को उतना ही आनंद आता है। तो बस ये मान के चलता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप प्रैक्टिकल वाले गुरुजी हैं, तो क्या आपके गुरुजी भी प्रैक्टिकल वाले थे जी या नहीं। आपको उस वक्त प्रैक्टिकल वाला समझ में आता था, थ्योरी नहीं? तो आपको क्या लगता है अगर आपके गुरुजी यूट्यूब पे होते तो आज के बच्चों को कितना वैल्यू मिलता? 85 में आपने हाई स्कूल किया, तो अभी आप यूट्यूब पे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, नेम फेम है, और आप 1 मिनट के वीडियो के लिए 4 घंटे का प्रिपरेशन करते होंगे, मुझे पता है। और 4 घंटे तक मनस्थिति को सही रख के करना पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। 85 में जिन्होंने हाई स्कूल किया वो टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट हुए? अभी जब आप ये कोई शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर करते हैं, उसके पहले आपका प्रिपरेशन क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए कभी आपका मूड नहीं कर रहा है बनाने का, उस वक्त कैसे आप अपने को मोटिवेट करते हैं? जब आप पहली बार वीडियो में आए तो आपको भी क्रिटिसिज्म फेस करना रहा होगा कि लोग बोले होंगे अरे सर ये वीडियो क्या बनाते हैं। अब ये है कि आपके पीछे एक वाइट बोर्ड लगा है जहां आपने लगभग अपना मैक्सिमम टाइम आप देते हैं। दूसरे रूम में आपके पास एक डिजिटल बोर्ड भी है। जो कार्य आप यहाँ करते हैं, जो कार्य आप वहाँ करते हैं, कंफर्टेबल के हिसाब से, जैसे लोग कहते हैं कि यार इतना पैसा लगा के हम डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं, क्या वो सही में इम्पैक्टफुल होता है? क्या वो सही में समय बचाता है? क्या सही समय पे आ जाने से एक टीचर को स्ट्रॉन्ग वेपन या स्ट्रॉन्ग हैंड मिल जाता है, हेल्पिंग हैंड मिल जाता है? थोड़ा सा हम परिचय करा दें आपको। आप चंदन जी हैं और दिल्ली एनसीआर से आप आए हुए हैं। मतलब नेशनल क्या बल्कि हम तो मल्टीनेशनल भी कहेंगे, जो है कंपनी के आप मालिक हैं जो है। और आपके मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में आपके ऑफिसेज हैं जो है। और जिस बोर्ड का लाभ हम लोग उठा रहे हैं जो है वो आप ही के सौजन्य से रहा है, जो है डिजिटल बोर्ड। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मैंने एडमिशन ले लिया है। मैं 12वीं में और हाई स्कूल में भी फिजिक्स बड़ा कमज़ोर था मेरा, तो सोचा क्यों ना भारत के सबसे महान शिक्षक से फिजिक्स सीखा जाए, जो फिजिक्स को कुछ इस तरीके से समझाते हैं जो बच्चा समझ जाए। और आपने पढ़ाई अगर नहीं भी किया है तो एक बार वीडियो देखेंगे, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, आप फिजिक्स के मास्टर बन जाएंगे। आज आपके बिहाफ पे, यानी शिक्षक के बिहाफ पे और बच्चों के बिहाफ पे कुछ सवाल मैं करने वाला हूँ पंकज सर से, जो कि फिजिक्स के जादूगर हैं। ठीक है, चलिए कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे हैं, शुभाशीष आपको। ओके सर, एक तो कुछ शिकायत है मैं लेके आया हूँ, ठीक है, हम जैसे बच्चों के लिए। मैं बैठ सकता हूँ सर? बिल्कुल। ओके चलिए। तो आज मैं वो 2006 वाला बच्चा बनता हूँ, क्योंकि मैंने 2006 में हाई स्कूल किया है। शिकायत ये है कि आप 2006 में यूट्यूब पे क्यों नहीं आए, और आप नहीं आए इसलिए हम लोग के फिजिक्स कमज़ोर है। ठीक है, तो शिकायत ये है कि इतना अच्छा आप फिजिक्स समझाते नहीं हैं, आप घोल के पिला देते हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं थे और अभी हैं, तो कितना मज़ा आता है आपको एक्सपेरिमेंट करने में? बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए उस टाइम टेक्नोलॉजी या तो नहीं थी इस तरह की, अगर थी तो शायद हमारे पास नहीं रही होगी, या रही होगी तो हमको जानकारी नहीं थी जो है। और रही बात इस वक्त, तो इस वक्त जब बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस वक्त लगता था एक बहुत ही सीमित दायरे में मैं पढ़ा रहा हूँ जी। इस वक्त लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को मैं पढ़ा रहा हूँ, ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं और जितने ज़्यादा सामने श्रोता होते हैं वक्ता को उतना ही आनंद आता है। तो बस ये मान के चलता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन को आप मानते हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन से एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक या कॉम्प्लेक्स चैप्टर आसानी से समझाया जा सकता है? बिल्कुल।
अपनी बात को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और प्रैक्टिकल के माध्यम से भी मतलब अपनी बात को और ज़्यादा मतलब प्रूव किया जा सकता है। और जो चीज़ प्रैक्टिकली बच्चा अगर उसको समझ जाता है तो थ्योरी अपनी जगह पे, प्रैक्टिकल अपनी जगह पे। थ्योरी के माध्यम से बच्चा कुछ ही समय तक उसको याद रहेगा, अगर प्रैक्टिकल के माध्यम से समझता जिंदगी भर बच्चे को याद रहेगा। जो भी एक बार समझा दिएगा कॉन्सेप्ट वो कभी भूल नहीं सकता। ओके, तो आप प्रैक्टिकल वाले गुरुजी हैं, तो क्या आपके गुरुजी भी प्रैक्टिकल वाले थे जी या नहीं। आपको उस वक्त प्रैक्टिकल वाला समझ में आता था, थ्योरी नहीं? नहीं, देखिए हम लोग जब आप 2006 की शिकायत हमसे कर रहे हैं तो जिस समय हमने पढ़ाई करी जो है और पहले उसमें तो कोई टेक्नोलॉजी मतलब तो नाम की कोई चीज़ थी भी नहीं जो है। प्रैक्टिकल के माध्यम से नहीं, केवल थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी भी एकदम से क्लियर नहीं हो पाती थी। तो जो भी थ्योरी पढ़ी गई, जो भी प्रैक्टिकल किया गया, सब अपने दिमाग की उपज होती है। उस टाइम मतलब टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी, तो मतलब थ्योरी ही जानकारी मिल जाए बड़ी बात थी। कम से कम अब मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मतलब अवेलेबल है, तो मतलब अब काफ़ी कुछ अंतर है पहले की अपेक्षा में। अच्छा, वैसे मैं जान सकता हूँ आपने हाई स्कूल किस साल में, मतलब किस ईयर में किया था? हमने 1985 में हाई स्कूल किया था। अच्छा, 1985 में, तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो सर, तब के एजुकेशन सिस्टम में और अब के एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि तब तो आई थिंक व्हाइट बोर्ड भी नहीं था, बिल्कुल, ये कलरफुल इंक भी नहीं थे, आप या तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़े होंगे और वो बोरी बिछा के बैठने वाला पहले वही सब रहता होगा। उस वक्त के आप पढ़े हैं और इस वक्त के मास्टर हैं, उस वक्त पे ऐसे टीचर क्या पढ़ाते थे कि तब के जितने भी आज बच्चे हैं महान शिक्षक हैं या महान लेखक हैं? क्योंकि गुरुओं को तो क्रेडिट जाना ही चाहिए, आज आप वहाँ खड़े हैं। तो उस वक्त का थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम, देखिए किसी भी व्यक्तित्व के विकास में जो है केवल अध्यापक का ही रोल नहीं होता, अध्यापक के साथ बच्चों के अंदर भी कितनी कैपेबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है जो है। अध्यापक कभी भी जितनी जानकारी होती है, एक अच्छा अध्यापक होगा, वो जितनी भी जानकारी उसके पास होती है सब कुछ सामने वाले को उड़लने की पूरी कोशिश करता है वो। अब डिपेंड करता है कि सामने जो बच्चा वो कितना उसको मतलब कैप्चर कर पाता है, कितना उसको एब्जॉर्व कर पाता है। तो उस वक्त बहुत ही सीमित संसाधन थे और बल्कि यहाँ तक कहा जाए कि बुक्स भी ज़्यादा मतलब ढंग से अवेलेबल नहीं हो पाती थी जो है। आप मतलब पेन की बात कर रहे हो, उस समय कलर्ड चाक भी मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन कलर्ड चाक भी रेयर केस में कुछ खास दुकानों पे मिलती थी, सब जगह वो भी नहीं अवेलेबल होती थी। ब्लैक बोर्ड था और वाइट बोर्ड पे ही, मतलब वाइट बोर्ड तो था ही नहीं आपका, ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, वाइट चाक से लिखा जाता था। लेकिन ये था कि मतलब जो भी टीचर्स थे, सब तो नहीं, लेकिन कुछ टीचर काफ़ी डिवोटेड थे, बच्चों के प्रति हुआ करते थे जो है, बच्चे उनको मानते भी थे। तो कोई भी टीचर अगर बच्चों के प्रति डिवोटेड रहेगा तो निश्चित रूप से बच्चे भी उसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे जो है, और बच्चा थोड़ा सा कैपेबल हुआ तो बढ़िया रिस्पांस देगा बच्चा। ओके, तो आपको क्या लगता है अगर आपके गुरुजी यूट्यूब पे होते तो आज के बच्चों को कितना वैल्यू मिलता? देखिए उस टाइम अगर टीचर्स अगर यूट्यूब पे होते तो हमारा भी एक दायरा मतलब खाली जिस टीचर ने हमको पढ़ाया तो उसी एक टीचर तक हम सीमित ना रहते। हम भी पूरे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे टीचर्स के संपर्क में होते और निश्चित रूप से और जो आज है उससे कहीं बेहतर होता। क्योंकि जिस टाइम हम लोगों ने पढ़ाई करी, जैसे हम फिजिक्स की बात करें, केवल एक टीचर ने हमको 10th में पढ़ाया, केवल एक टीचर ने हमको 12th में पढ़ाया, तो केवल एक टीचर ने ही हमको ज्ञान दिया। अगर यूट्यूब उस समय होता तो एक नहीं कम से 10वीं टीचर को मैं पढ़ता और 10वीं टीचर में जो बेटर होता उसको मैं मतलब जो है ग्रहण करता, उसकी जानकारी लेता, तो निश्चित रूप से आज उसका रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, यानी वैलिडेशन का हमें टाइम मिल जाता, हम वैलिडेट कर पाते और विभिन्न जब शिक्षक से पढ़ते तो हर पार्ट को हम अच्छे से समझ पाते। ठीक है, 85 में आपने हाई स्कूल किया, तो अभी आप यूट्यूब पे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, नेम फेम है, और आप 1 मिनट के वीडियो के लिए 4 घंटे का प्रिपरेशन करते होंगे, मुझे पता है, और 4 घंटे तक मनस्थिति को सही रख के करना पड़ता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। 85 में जिन्होंने हाई स्कूल किया वो टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट हुए? क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, ये उन शिक्षक के लिए भी है जो 85 में हाई स्कूल किए होंगे और वो मोबाइल भी नहीं चलाते हैं, उनको लगता है यार ये सब बच्चे चलाते हैं, हमारे लिए नहीं बना है। तो आप टेक्नोलॉजी से कैसे प्रभावित हुए और कब कनेक्ट हुए? देखिए थोड़ा सा सोच बदलनी होगी लोगों को। उस टाइम के जितने भी लोग थे, तो ये सच है कि मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आज तक सर्वाइव कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी से। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पुराने ढर्रे पे आज भी अपना जो है करके जीवन यापन कर रहे हैं, या जीवन के अपने अंतिम पड़ाव की तरफ भी अग्रसर हैं वो। तो वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी है, देखिए जो आज टेक्नोलॉजी है, हो सकता है 10 साल बाद इससे भी और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए।
तो कहने का तात्पर्य अपने को समय के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। जिसने चेंज किया वह सर्वाइव कर रहा है, जिसने नहीं चेंज किया वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, कहीं गुमनामी की जिंदगी कहीं वो जी रहा है। इस वाले संदर्भ में फिजिक्स कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला आता हो? देखिए फिजिक्स तो अपने दैनिक जीवन में सब जगह है। सुबह उठने से लेके अच्छा। घड़ी के अलार्म बजता है, हम उठते हैं, उसमें फिजिक्स है। और जो भी अपना दिनचर्या निपटाते हैं, कहीं भी निकलना होता है, कोई भी जिस वाहन से जाते हैं वो भी फिजिक्स है। तो सुबह से लेकर शाम तक कहीं बीमार पड़ गए तो वहाँ पर जितने भी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब फिजिक्स पे बेस्ड हैं। और मतलब कहने का अभी इंडिया ने अपना चांद पे अपना जो है मतलब चंद्रयान भेजा, उसमें पूरी फिजिक्स है। तो फिजिक्स तो अपने दैनिक जीवन में सब जगह है। देखिए साइंस की जितनी भी ब्रांच है, हर ब्रांच में फिजिक्स आपको मिलेगी। बिल्कुल सर। वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जूलॉजी हो, सब जगह आपको फिजिक्स मिलेगी। फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट सब जगह है। तो फिजिक्स से कोई आदमी बच के नहीं रह सकता है। ओके, सो फिजिक्स एक पढ़ाई नहीं, लॉजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे सोचने के ढंग को और समझने के भी ढंग को। ठीक है, तो अभी जब आप ये कोई शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर करते हैं, उसके पहले आपका प्रिपरेशन क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए कभी आपका मूड नहीं कर रहा है बनाने का, उस वक्त कैसे आप अपने को मोटिवेट करते हैं? मैं इससे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस एज में ये सब चीज़ें स्वाभाविक सी होती हैं, हो जाती हैं। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं और कैसे वीडियो के लिए प्रिपेयर करते हैं? देखिए जोश, जज्बा और जुनून, अगर ये तीन चीज़ किसी के पास है तो उम्र माने नहीं रखती है। नंबर एक बात जो है, ये सच है कि थोड़ा सा उम्र हमारी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ 53 के आसपास है जो है। लेकिन बस ये लगता है कि जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं जो है। तो कोई अगर प्रॉब्लम अगर आती भी है तो सब भी मतलब किनारे हो जाती है, एक चीज़ जो है। और दूसरी बात थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है इसलिए जो है, क्योंकि जो शॉर्ट बनती है उसकी लिमिटेशन होती है कि जैसे 59 सेकंड के अंदर हमको सब कुछ निपटाना, अपनी बात कहनी है। तो प्रिपरेशन इस बात का करना होता है कि हम उस 59 सेकंड के अंदर हम सारी बातें बच्चों के सामने या जो भी हमारा वीडियो या हमारा कंटेंट देख रहा हो उसको सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो खाली मेहनत इस बात पे करनी रहती है कि मतलब जितने भी मतलब टॉपिक्स या जितने भी मतलब उससे जुड़ी बातें हैं वो सारी बातें कम से कम शब्दों में, नपे-तुले शब्दों में हम उसको कह पाएं। इस बात की केवल मेहनत करनी पड़ती है, बाकी और कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, जब मैं लखनऊ से आ रहा था, गोंडा में और गोंडा के उधर भी आपकी काफ़ी इज्जत है, काफ़ी क्रेडिबिलिटी है, काफ़ी नाम है आपका। तो ऑफलाइन का आप एक अच्छे टीचर और एक अच्छे फिजिक्स टीचर हैं। जब आप पहली बार वीडियो में आए तो आपको भी क्रिटिसिज्म फेस करना रहा होगा कि लोग बोले होंगे अरे सर ये वीडियो क्या बनाते हैं, मतलब क्या आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्या इससे पैसा कमाना चाहते हैं? उस वक्त कैसे, क्या हुआ आपके साथ? अगर हुआ तो उससे कैसे आपने अपने को प्रोटेक्ट किया? क्योंकि सबसे पहले घर वाले ही बोलते हैं या आसपास के लोग बोलते हैं? देखिए शुरू में तो सभी लोग जितने भी जुड़े लोग थे उनको भी थोड़ा सा लगता था कि जैसे सर कोई अजीबोगरीब काम कर रहे हैं जो है। जैसे वो भी थोड़ा सा मतलब सुन के जैसे देख के हतप्रभ थे कि अरे वो तो वीडियो बना रहे, टाइम तो लगता ही था उसमें जो है, लगे कहाँ उसमें खप रहे हैं जो है। लेकिन जब उसका रिस्पांस बढ़िया मिलने लगा, लोगों की तरफ से तारीफें शुरू हुई जो है, लोगों ने तारीफ करना शुरू किया तो उनको लगा कि हाँ चलो सही जगह पे थे और सही काम कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब वीडियो बनाना बच्चों के लिए, क्योंकि खाली ऑफलाइन पढ़ाना, तो ऑफलाइन पढ़ाने पे हम कुछ बच्चों तक ही सीमित रह के रह जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन अगर क्लास लेते हैं, लाइव क्लास अगर हम लेते हैं तो हमारा दायरा बढ़ता जाता है, रेंज हमारी बढ़ती जाती है। और जैसे भी हमने कहा ना कि जितने ज़्यादा अच्छे श्रोता होंगे, श्रोता की संख्या जितना ज़्यादा होगी, वक्ता के भी हौसला अफजाई होता रहेगा। जी सर। फिलहाल वही हो रहा है। तो शिक्षक को जो भी ऑफलाइन में है उनको क्या सजेशन आप देना चाहते हैं? पहला स्टेप क्या लें वो? पहला स्टेप तो देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी शिक्षक हैं अभी ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा नई जनरेशन के हिसाब से या जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को वो चेंज करें। क्योंकि नहीं चेंज करेंगे तो आप जिस दायरे में हो आप उसी दायरे में ही अपना जीवन आप गुजार दोगे, उस दायरे से आप आगे नहीं निकल पाओगे। तो अगर अपना दायरा आप बढ़ाना चाहते हो, स्किल है आपके अंदर, तो जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आप उसको अडॉप्ट करें, निश्चित रूप से करें जो है, और निश्चित रूप से सफलता हमको भी मिली है, आपको भी मिलेगी। ओके, तो आपके पास तो तन्मय जी हैं एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर, अगर आप छत है तो क्लियर है। बहुत सारे टीचर के पास नहीं है, या बच्चे हैं तो उतने एडवांस नहीं हैं, टेकी नहीं है, तो वो क्या स्टेप ले? पहले मोबाइल से बनाना वीडियो शुरू करें? फिलहाल शुरुआत तो मोबाइल से करके मतलब कुछ वीडियो बना के अपना डाल के देखा जाए, उसमें देखें उसमें जो है मतलब क्या रिस्पांस मिलता है, और उससे बहुत कुछ नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। जो सीखने को मिलेंगी जैसे ना कि मतलब गाड़ी हम चलाना सीखते हैं तो जरूरी कि हमने नई गाड़ी अफोर्ड करी उसी से हम सीखना शुरू करें। पहले पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी से आप शुरू करो जो चलना जो है, जब आप सीख जाओगे ठीक है नई गाड़ी आप खरीद लो। ठीक है। पंकज सर को क्या बिल्कुल नहीं पसंद है?
अब पसंद देखिए ऐसा कि मतलब हम अपनी पसंद और नापसंद पे कभी हमने आज तक ध्यान नहीं दिया जो है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्द मैं समझौता भी कर लेता हूँ जो है, मतलब परिस्थितियों के अनुसार। अच्छा। मैं मतलब थोड़ा सा एक नेचर अपना है कि मतलब जहाँ तक हो से कहीं वाद विवाद की कहीं बात आती है तो समझौता कर लो, जहाँ तक हमसे दूर ही रहे जो है। तो रही बात यहाँ पे कि बस हमको सिर्फ इतना पसंद नहीं है कि अगर कोई हमसे गलत इन्फॉर्मेशन कोई देता है या कोई गलत बोलता है, झूठ बोलता है एक चीज़, और या फिर कहीं कोई गलत पढ़ाता है, अगर किसी टीचर ने कहीं गलत पढ़ाया तो हमको थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। वो देखिए गलती सबसे हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं मतलब हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, इंसान में भी हूँ, इंसान अगला भी है, हर कोई इंसान है जो गलती सबसे होती सकती है भाई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि अगर मान ली कहीं किसी से गलती अगर हो गई तो उसको मतलब सुधारा जा सकता है। जैसे मान ली हमें से कोई गलती अगर कोई बताता है कि सर आपने देखिए जगह गलत पढ़ा दिया या यहाँ पे गलती हो गई, मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ और बल्कि उसको थैंक यू कहता हूँ कि भाई ठीक है आपने हमारी गलती को बताया। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी की गलती कहीं हुई अगर बताई जाए और वो मतलब उसको बुरा मान जाए तो थोड़ा सा आड़ लगता है बस, बाकी हमको सब कुछ पसंद है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब पंकज सर का बच्चों के बिहाफ पे सवाल है। पंकज सर का अपना दिनचर्या कैसे है, मतलब क्या आपका आज भी भोर में उठना होता है या आपने उसके साथ भी समझौता किया है? क्योंकि एक शिक्षक बच्चे ना हमेशा से एक आइडियल उनके लिए होता है, बनना चाहते हैं उनके जैसा वो जीना चाहते हैं, इसलिए। देखिए जो व्यस्तता हमारी पहले रहती थी वही आज भी रहती है। हाँ पहले मतलब जैसे हमारे बैचेस ज़्यादा हुआ करते थे, 7 बैच 8 बैच लगभग मैं पढ़ाता था। बैच की संख्या जरूर मैंने कम किया है, लेकिन हमको फुर्सत नहीं मिली है। वो समय मैं अपना जो है इंटरनेट के माध्यम से या फिर आपके यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मैं देता हूँ, तो समय जितना पहले लगाता था उतना समय अभी भी लगता है। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास उठ जाना और रात में 12 बजे से पहले बिस्तर पर ना जाना, वो तब भी जारी था, आज भी जारी है। बस ये था कि पहले केवल ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता था, ऑफलाइन बैचेस की संख्या मैंने कम करी और जो समय हमारा बचा उसको हमने आपका ऑनलाइन क्लासेज में हमने उसको डिवोट करना शुरू किया। अच्छा, ग्रेट सर। सर एक और आजकल दिक्कतें हैं बच्चों के साथ, बहुत जल्दी बच्चे होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पंकज सर जब कभी परेशान होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो अपने को बाउंस बैक करने के लिए क्या करते हैं या फिर से अपने को रिवाइव करने के लिए क्या करते हैं? देखिए जब भी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो सबसे पहले तो मैं थिंक करता हूँ कि ऐसी स्थिति परिस्थिति आई क्यों जी, उस पर गहन विचार करता हूँ। जहाँ कहीं कोई फॉल्ट नज़र आती है उसी पे स्ट्राइक करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी गलती है तो या सामने की गलती है, कुछ भी है जो है, अपनी गलती हो तो उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, सामने वाले की गलती है तो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इस प्रकार से मतलब कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती नहीं कि मतलब डिमोटिवेट हमको होना पड़े जो है। और साथ ही साथ एक मतलब सुप्रीम पावर तो ही जो पूरी मतलब वर्ल्ड को दुनिया को चला रही है जो है, मैं भी बिलीव करता हूँ जो है। जी जी सर। और जब कहीं ऐसी स्थिति कभी जीवन में अगर आती भी तो फिर सीधे बस उसी के शरण में जाता हूँ और सफलता भी मिलती है। ईश्वर मतलब एक है कि हम ध्यान लगा लेते हैं तो वहाँ से सारे जवाब मिल जाते हैं हमें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इंसान को तो पता होता है कि हाँ यार यहाँ मैं गलत किया हूँ और यहाँ मैं नहीं गलत किया हूँ। फिजिक्स पढ़ाना हो पंकज सर को बिना रुके और थके कितने घंटे कंटिन्यू पढ़ा सकते हैं सर? फिलहाल बच्चों का अगर इंटरेस्ट, सामने अगर बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अगर हमको एक गिलास पानी क्लास में मिलता रहे और कुछ हल्का सा मतलब गला सूखने लगे तो उसमें भी थोड़ा सा एक चाय वाय मिलती रहे जो है, तो मैं वादा करता हूँ कम से 10-15 घंटे की क्लास में लगातार ले सकता हूँ। अच्छा, अब भी आप 10-15 घंटा क्लास ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, जो बच्चे अभी ये बच्चों का लास्ट सवाल है, जो बच्चे अभी कैरियर बनाना चाहते हैं अपना और जिनका फाउंडेशन ही फिजिक्स है या बेसिक फिजिक्स है, उनको ऐसा क्या प्रैक्टिस करना चाहिए या किस टाइप के टीचर को चूज़ करना चाहिए जिससे उनका टाइम ना खराब हो? देखिए पैसा वापस हो सकता है, नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन समय की भरपाई नहीं हो सकती। YouTube पे बहुत सारे एजुकेटर हैं, बहुत लोग पढ़ाने वाले लोग हैं। YouTube पे प्रॉब्लम है, वैलिडेट नहीं कर सकते आप कौन अच्छा है कौन। तो बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट उनका समय न खराब हो और वो आगे बढ़ते रहें? देखिए अगर टाइम सेविंग करके पढ़ाई की जाए, जैसे सबसे पहले तो बच्चा अपना ये देखे कि किस सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मतलब मेन आपका टारगेट क्या है। जी, जो टारगेट है उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपका, केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सभी की बात कर रहा हूँ जो, तो जो आपका टारगेट है उस टारगेट तक पहुँचने के लिए आपके सिलेबस क्या क्या है,
तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हो, कोई जरूरी कि मतलब जैसे कई चीज़ें आपने ऐसी पढ़ी जो आपका टारगेट जो भी है उसको अचीव करने के लिए उसकी आवश्यकता भी नहीं पढ़ने की, तो फिर अगर उसको पढ़ाई करते हो तो फिर आपका टाइम किल होगा, आपको भी लगेगा, बोझिल सा लगेगा वहाँ पे। तो बेहतर है कि जो भी आपका टारगेट, पहले अपना टारगेट आप डिसाइड करो किस लाइन में हमको जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या फिर इसके अलावा क्या हमको करना है। तो जो आपका टारगेट हो, उस टारगेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस हो, पहले सिलेबस आप उसको पता करके जो है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हो, सिलेक्टेड टीचर से अगर आप पढ़ाई करते हो, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी सलाह लेके अगर आप पढ़ाई करते हो, भाई सीनियर से इसलिए कि उसमें भी आपके समय बचत होगी। जैसे ऑनलाइन में तो एक ही सब्जेक्ट के तमाम टीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने सीनियर से अगर आप बात नहीं करते हो तो आपको पहले सर्च करना पड़ेगा किसने अच्छा पढ़ाया, किसने उससे अच्छा पढ़ाया, किसने सबसे अच्छा पढ़ाया। अपने सीनियर सलाह लोगे, सीधे बता देगा आपको आप फला टीचर से आप पढ़ो, तो उसमें भी आपके समय की बचत होगी। तो इस प्रकार से अगर अपने सीनियर्स की सलाह लेके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, टारगेट आपको अचीव होगा ही होगा। ग्रेट सर, बहुत अच्छा, काफ़ी आपने वैल्यू दिया दोनों तरफ से। अब ये है कि आपके पीछे एक वाइट बोर्ड लगा है जहां आपने लगभग अपना मैक्सिमम टाइम आप देते हैं। दूसरे रूम में आपके पास एक डिजिटल बोर्ड भी है। जो कार्य आप यहाँ करते हैं, जो कार्य आप वहाँ करते हैं, कंफर्टेबल के हिसाब से, जैसे लोग कहते हैं कि यार इतना पैसा लगा के हम डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं, क्या वो सही में इम्पैक्टफुल होता है? क्या वो सही में समय बचाता है? क्या सही समय पे आ जाने से एक टीचर को स्ट्रॉन्ग वेपन या स्ट्रॉन्ग हैंड मिल जाता है, हेल्पिंग हैंड मिल जाता है? देखिए, जब नया डिजिटल बोर्ड आया था तो उस समय तो मैं इसी पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था जो है, इसलिए कि भाई अपना जीवन पूरा गुजार दिया ऐसी बोर्ड पे जो है। कई बार मतलब ये बोर्ड यूज करते करते पुराना हुआ, चेंज हुआ, लेकिन जगह वही रही जो है, लगभग साइज भी यही रहा जो है। तो चूंकि आदत सी पड़ी हुई थी जो है, लेकिन जब डिजिटल बोर्ड पे मतलब पढ़ाना शुरू किया तो ये सच है कि मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ उसमें हमको मिली। जैसे कई चीज़ें हैं, इस डायग्राम में बनाना होता है, सामने डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि इसको मतलब बनाने में थोड़ा टाइम लगा हमको। डिजिटल बोर्ड पे बनाने पे उतना टाइम नहीं लगता, टाइम सेविंग होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इंक से मतलब बनाया, पेन से बनाया, 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा फेड होती गई, कलर चेंज होता गया यहाँ पे, शायद कल अगर इसको देखा जाए शायद दिखाई भी नहीं पड़ेगा जो है। तो डिजिटल बोर्ड में सब ऐसा नहीं है। अब तो हमने जो भी डायग्राम बनाया सेव कर लिया, नेक्स्ट डे अगर दिखाना हुआ फिर उसी डायग्राम को दिखा दिया। लाइव क्लासेस चलती हैं, अक्सर डेली में लाइव क्लास लेता हूँ 1-1.5 घंटे की जो है, लेकिन पर डे क्लास शुरू करने के पहले बच्चों से कहता हूँ कि बेटा आज की पढ़ाई का कनेक्शन कल की पढ़ाई में जोड़ना है। तो उसके लिए एक दिन पहले जो मैं पढ़ाता हूँ उसको डिजिटल बोर्ड पर जो हमारी सेव रहती है पहले दिखाता हूँ, तो दिखाने से बच्चे खुद ही जान जाते हैं हाँ कल ये पढ़ाया गया था, उसी के आगे मैं कनेक्ट कर देता हूँ वहाँ पे। तो मतलब फैसिलिटी तो है ये फिलहाल। हाँ, मतलब हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। पढ़ाने में पीडीएफ खोलना है, पीपीटी खोलना है, इंटरनेट से कुछ लेना है, पढ़ाना है, तो सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। लेकिन एक लेवल के बाद इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले आप शुरुआत करना चाहिए हर किसी को। ठीक है सर, सो काफ़ी बातें सर आपसे हुई, और आपको जब भी मैं वीडियो में देखता हूँ या आज मिला हूँ, ठीक है, कहते हैं ना कि जो क्रिएटर है, जो शिक्षक है, आप सब तो वो गुरु वाले श्रेणी में आते हैं जो शुरू से बच्चों को सर्व करते चले आ रहे हैं। बस मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि जो आपका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसको आप अपने बुक में निकालें या अपना कोर्स रिकॉर्ड करके, कि आपका नाम और आपका ज्ञान सालों साल अनंत काल तक रहे। क्योंकि जो प्रिंट हो गया और जो वीडियो बन गया वो हमेशा के लिए कैद हो गया। आज हम आप बात कर रहे हैं, यही कैमरा नहीं होता तो शायद इसी वक्त तक बात होता है, ये कहीं रिकॉर्डेड नहीं होता। तो ये हेल्पिंग हैंड से टेक्नोलॉजी, माइक है, कैमरा है, ये सब तो आप उन बच्चों के लिए करें, क्योंकि आने वाला समय जो घोर कलयुग है उसमें अच्छे शिक्षक नहीं मिलने वाले हैं। तो आप सबकी ही वीडियोस, आप सबकी ही बुक से बच्चों को पावर मिलेगा। जैसे काश आपके शिक्षक का कोई बुक, ठीक है, आज चाणक्य जी का अगर वीडियो लेसन लाइव होता तो एक अलग लेवल था। तो यही एक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बुक, आपके पेड कोर्स आने चाहिए। बहुत बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट अगर समझूं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी ऐसे शिक्षक से पढ़ रहे हैं जिनके पास 360 नॉलेज है और एक ऑफलाइन में एक बड़ा नाम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सर ये आप कार्य करेंगे, और बहुत अच्छा लगा सर। भारत को प्राउड करा रहे हैं, बच्चों को प्राउड करा रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच सर। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज के बच्चे तो फिजिक्स पढ़ेंगे ही। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज मैंने ना सर से एक शिकायत में लेके आया था सर के पास। बता दूं क्या शिकायत लेके आया था? सब बैठ जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो आप लोग गवाह बन जाएंगे ना कैमरे पे। शिकायत में ये लेके आया था कि मैं हाई स्कूल किया हूँ 2006 में और 2008 में इंटरमीडिएट। तो मैंने यही कहा कि सर उस वक्त आप क्यों नहीं थे यूट्यूब पे? ठीक है यार, हम लोग भी सीख लेते, हम लोग भी पढ़ लेते, क्योंकि अभी आप सर का ऑफलाइन बैच ले रहे होंगे और आई थिंक यूट्यूब पे भी जाके कहीं प्रॉब्लम होता होगा तो देखते होंगे ना। लाइव भी पढ़ाते हैं सर। तो वही सर से मैं पूछ रहा था कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों? आपको पहले आना चाहिए था। ठीक है, हमें भी एक अच्छे शिक्षक मिल जाते, नहीं मिले ना। उस वक्त ऑनलाइन का हाँ। क्रेज नहीं था। सब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था, बड़ा प्रॉब्लम। तो इस पे वही गाना आता है, इसमें तेरा घाटा मेरा ही घाटा है। हाँ मेरा। ठीक है, तो आप सब डियर सौभाग्यशाली हो, इसलिए हो क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ना मैथ साइंस, ठीक है, पीसीएम ग्रुप जो है, बच्चे बहुत डरते हैं। और मैं दिल्ली से आया हूँ, ऐसे शिक्षक जो चीज़ों को ना सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है, उस पर कितना मेहनत लगता है वो शायद नहीं पता। हो सकता है वो 50 सेकंड की वीडियो के लिए 2 दिन की पूरी मेहनत हो, जैसे रॉकेट वाला वीडियो था, वो काफ़ी दिनों का मेहनत रहा होगा ना, लेकिन वो केवल 50, जैसे एक एथलीट है वो सालों साल मेहनत करता है केवल वो रनिंग के लिए। ठीक है, तो एक आपसे और आप दे दो, चुनाव दे दो, सर का बुक आना चाहिए कि नहीं? हाँ? ठीक है, आना चाहिए ना। तो जब तक ना आए तब तक कमेंट तो ठोकते रहो आप, क्योंकि अभी फिजिक्स किसी और की बुक पढ़ रहे होगे आप। हाँ ठीक है, तो पंकज सर का बुक क्यों नहीं? ठीक है, तो आज मैंने भी वीडियो पे वादा ले लिया है, ठीक है, कि नए साल पे तोहफा दें और बच्चों को मिले, और उसमें वीडियो लेसन भी हो और कंटेंट भी हो। ठीक है, आप हाई स्कूल में लोग या 12th वाले? सब इंटरमीडिएट वाले। 12th में। सोचिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सब वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन हो, ठीक है, जो सर से आप पढ़ रहे हो। तो एक अच्छा शिक्षक होना ना एक आपके फाउंडेशन में हेल्प करता है, क्योंकि आज आप बच्चे हो, कल फादर बनोगे, हस्बैंड बनोगे, हो सकता है बॉयफ्रेंड हो। जो हंसा है पक्का है, ठीक है, होता है ना। कल को आप टीचर बनोगे आप, तो रूट यहीं से बनता है, यहाँ से जो हम रूट सीखते हैं, क्योंकि अब के लोग अगर आगे नहीं मिलेंगे ना तो बहुत चीज़ें हम वैसे ही भूले चले जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम परिचय करा दें आपको। आप चंदन जी हैं और दिल्ली एनसीआर से आप आए हुए हैं। मतलब नेशनल का, बल्कि हम तो मल्टीनेशनल भी कहेंगे, जो है कंपनी के आप मालिक हैं जो है, और आपके मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में आपके ऑफिसेज हैं जो है, और जिस बोर्ड का लाभ हम लोग उठा रहे हैं जो है वो आप ही के सौजन्य से रहा है, जो है डिजिटल बोर्ड। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। रूट सही होना चाहिए। आई थिंक सब खेती किए होंगे ना, मशीन से जब पानी निकलता है ना, अगर नारी या नाली ठीक नहीं है तो वहीं से कट हो जाएगा और पानी वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो ये सब गुरुजी वही हैं कि नाली एकदम सही रहे और आपकी एनर्जी और आपका पावर एकदम लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आज आप लोगों के बिहाफ पे बहुत सारे सवाल हम पूछ चुके हैं, वो YouTube पे आएगा तो आपको भी लिंक शेयर हो जाएगा, आप देखना जरूर। बहुत सारे सवाल पूछे हैं और कमिटमेंट भी लिए हैं। ठीक है, तो आप अपना क्लास रिज्यूम करें। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू।
मेरा नाम अभिनव शुक्ला है और मैं गोंडा जिला में रहता हूँ और मैं 2 साल से पंकज सर के यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ। पंकज सर का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। ये यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। इनका यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुका है। मेरा नाम समृद्धि पांडे है और मेरा नाम सलोनी तिवारी है। हम लोग सर के यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हैं और सर के यहाँ पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हम लोग का। हम लोग की एजुकेशन स्किल डेवलप हुई है। सर हम लोग को बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराते हैं और थ्योरी भी हम लोग को बहुत अच्छे से और समझाते गोंडा हैं। में और भी जितने भी टीचर हैं उनसे कंपेयर किया जाए तो सर बहुत अच्छा बहुत पढ़ा हम लोग के पीछे सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन वो इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं सबको। हम लोग को अभी हाल ही में सर ने लिक्विड नाइट्रोजन का प्रैक्टिकल कराया जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और हम लोग यहाँ पे पढ़ के बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। सर हम लोग के साथ ऐसा ही नहीं है कि जैसे टीचर और स्टूडेंट, ये रिलेशन हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे वो हम लोग से पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं और हर चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सर हम बहुत लोग पहले को। से पढ़ा रहे हैं। पहले सर इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किए थे लेकिन अब तो सर बहुत ही ज़्यादा आगे हैं और ये सर की खुद की मेहनत है और सर मतलब हम लोगों के साथ साथ खुद भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखा जाए तो हम लोग से ज़्यादा सर ही मेहनत कर रहे हैं हाँ। और अगर हम लोग सक्सेसफुल होते हैं हम लोग तो यहाँ 1 घंटे पढ़ने आते हैं और सर उसके बाद भी टाइम निकाल के हम लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और ऑनलाइन क्लास भी चला रहे हैं लगातार। सर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और हम लोग तो यहाँ पे ही सिर्फ पढ़ रहे हैं और पूरी इंडिया में काफ़ी लोग सर के वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस पा रहे हैं। और Thank you. बच्चे हों या फिर बड़े हों सब लोग सर को फॉलो कर रहे हैं और सर जो फिगर बना के पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा। और सर का तो ये कहना रहता है 2-3 घंटे मतलब वो लगातार पढ़ा सकते हैं अगर हम लोग बैठने की उतने उसमें रहें तो।